हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल शिक्षा एकेडमी। मैं नंदिता आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ चैनल पे, और सभी सुपर सपोर्टर्स का स्वागत करती हूँ जिन लोगों ने मेंबरशिप क्लब ज्वाइन किया है और मुझे सपोर्ट किया है। तो मैं आप लोग की बहुत बहुत आभारी हूँ, क्योंकि आपने मेंबरशिप ज्वाइन करके मेरे कंटेंट को एक कह सकते हैं कि एक काफ़ी रिकॉग्नाइज़ किया है, ठीक है, उसको एक वैल्यू प्रदान की है, ठीक है। जो वीडियो सीरीज़ चल रही है उसमें हम कवर कर रहे हैं EDU BED 115, आपका BEd सेमेस्टर 4 है, भारत में शिक्षा की चुनौतियां और मुद्दे, ठीक है। इसके पहले पार्ट 6 तक वीडियोस आ चुके हैं, जिसमें यूनिट 3 तक के इंपॉर्टेंट MCQs को कवर किया है। आज हम इस वीडियो में टोटल यूनिट 4 के इंपॉर्टेंट MCQs को डिस्कस करेंगे। MCQs के साथ साथ कॉन्सेप्ट को भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो एज़ यूजुअल कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको मैंने अलग से नोट्स बनाए हैं, उसको मैं यहाँ एक्सप्लेन करूँगी, जिससे कि आपको वो चीज़ें, अगर उससे रिलेटेड चीज़ें आते हैं एग्जाम में, तो आप उसको भी अच्छे से कर पाएँ और कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर हो, ठीक है। तो ये एक बात है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। स्क्रीन पे जैसा कि आप देख सकते हैं क्वेश्चन दिया है, शिक्षा के माध्यम वो भाषा समस्या का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के कितने कालों में विभक्त किया गया है, ठीक है। मीडियम ऑफ एजुकेशन एंड द लैंग्वेज प्रॉब्लम, इसको अगर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इसका देखा जाए तो कितने भागों में डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। 3 भागों में डिवाइड किया गया है, ठीक है। कौन से 3 भाग हैं वो आपके? यहाँ पे 3 भाग है वो, प्राचीन एवं मध्यकाल, उसके बाद ब्रिटिश काल, उसके बाद आफ्टर इंडिपेंडेंस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे देखिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है कि 1956 में भाषा समस्या लैंग्वेज प्रॉब्लम से रिलेटेड एक भाषा आयोग की नियुक्ति हुई थी, ठीक है। और उसके यहाँ पे पूछा है कि उसके हेड कौन थे, ठीक है। यहाँ पे तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट, BG खेर, ठीक है। अब मैं ये जो भाषा आयोग है, जो लैंग्वेज कमीशन ऑफ इंडिया है, इसके बारे में मैं आपको इसका मैंने कुछ नोट बनाया है, इसके बारे में आपको बताती हूँ, ठीक है। वैसे तो यहाँ पे 1956 लिखा है, तो इसको मैं पूरा एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। पूरा है, इसको आप किस तरह से बोल सकते हैं, ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन या लैंग्वेज कमीशन ऑफ इंडिया। तो बेसिकली ये आया 1956 में, ठीक है। सॉरी, ये आया 1955 में। आई थिंक ये मे बी अग्रवाल से कंटेंट लिया है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 1956, ये आया 1955 में, आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा। सेटअप बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उस समय प्रेसिडेंट कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। 7 जून 1955 को ये लैंग्वेज ऑफ कमीशन ऑफ इंडिया को सेटअप किया गया, किसके द्वारा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। तो 1955 इज़ करेक्ट, ठीक है। आई थिंक अगर यहाँ से भी कंटेंट लिया गया ये गलत है, ठीक है, वहाँ पे आप करेक्ट कर लीजिएगा। कुछ क्वेश्चन अग्रवाल की बुक से लिए गए हैं। और ये जो लैंग्वेज कमीशन ऑफ इंडिया बनाया गया, इसकी अध्यक्षता किसने की? डॉक्टर BG खेर, ठीक है। सॉरी, BG खेर, सिर्फ डॉक्टर नहीं है, इनका पूरा नाम है बाल गंगाधर खेर। इस पे मैंने क्विज भी कराई है, ठीक है। इट वॉज सेटअप इन अकॉर्डेंस विद आर्टिकल 344 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर कभी क्वेश्चन आता है कि जो 1955 में लैंग्वेज कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी, जिसको चेयर किया था BG खेर ने, बाल गंगाधर खेर ने, वो कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल के हिसाब से उसको बनाया गया था? तो आर्टिकल 344, ठीक है। अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं आर्टिकल 344, तो आप गूगल पे सर्च करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, 31 जुलाई 1956 को खेर कमीशन, तो यहाँ पे कमीशन के चेयरपर्सन कौन है? BG खेर। तो इस कमीशन को हम लैंग्वेज कमीशन ऑफ इंडिया भी कहते हैं, खेर कमीशन भी कहते हैं। तो 31 जुलाई 1956 को खेर कमीशन ने क्या किया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो प्रेसिडेंट थे, उनको इसकी फाइनल रिपोर्ट उन्होंने सेंड किया, ठीक है। और यहाँ पे 2 रिकमेंडेशंस मैंने लिखी हैं, काफ़ी सारी रिकमेंडेशंस है, बट मुझे शॉर्ट में एक्सप्लेन करना है, जिससे कि अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए तो आप लिख सकें। इट इज़ नॉट रीजनेबल टू कंसीडर इंग्लिश एज अ यूनिवर्सल मीडियम, ठीक है। तो यहाँ पे है कि जो इंग्लिश है उसी को सिर्फ यूनिवर्सल मीडियम नहीं माना जाएगा। स्कूल शुड टीच हिंदी टू ऑल स्टूडेंट अंटिल द एज ऑफ 14, मतलब 14 साल वर्ष तक स्कूल को हिंदी में पढ़ाना चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ बातें थी BG खेर कमीशन से रिलेटेड, या लैंग्वेज कमीशन ऑफ इंडिया जिसको कहते हैं, जो 1955 में आया था, ठीक है। यहाँ पे आप करेक्ट कर लीजिएगा। 1956 में बेसिकली उन्होंने रिपोर्ट बना के सबमिट कर दी थी, 1955 सही है, ठीक है।
तो ये मैंने दोनों चीज़ें आपको क्लियर की। अगर ये होता है कि सेटअप कब किया गया तो 1955 में। कई बार सवाल पूछता है कि भाई बीजी खेर ने जो लैंग्वेज कमीशन ऑफ इंडिया के चेयरपर्सन है उन्होंने अपनी रिपोर्ट कब सबमिट की, तो अगर रिपोर्ट सबमिट करने की बात होता है तो आप 1956 लगाएंगे। ठीक है, सेटअप कब किया गया 1955 लगाएंगे। कमीशन के हेड कौन है, बीजी खेर, बाल गंगाधर खेर। लैंग्वेज कमीशन ऑफ इंडिया संविधान के किस आर्टिकल के से मतलब किस आर्टिकल के अंतर्गत उसको बनाया गया, आर्टिकल 344। ठीक है, मेरा गला थोड़ा ख़राब है तो आई होप यू कैन मैनेज। मैंने यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा भी लिखा है, मैं सोच रही हूँ कि उसको भी मैं बता दूँ। तो बेसिकली यहाँ पे क्या है कि जो आपका संविधान का आर्टिकल 343 से लेकर 351 है, 343 टू 351, जो पार्ट आपका 17 में आता है जिसका टाइटल है ऑफिशियल लैंग्वेज, ये जो आपका आर्टिकल 343 से लेकर 351 तक है ये पूरा ऑफिशियल लैंग्वेज से ही रिलेटेड है। ठीक है, और यहाँ पे मैंने काफ़ी अच्छा सा डायग्राम बनाया है, मैं उसको एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। यहाँ पे क्या है कि जब भारत आज़ाद हुआ उसके बाद क्या हुआ, तो आपको पता है कि भारत जब आज़ाद नहीं हुआ था तो इसके पहले मतलब इंग्लिश माध्यम का बहुत ज़्यादा बोलबाला था, क्योंकि ब्रिटिश सरकार ये चाहती थी कि भाई इंग्लिश माध्यम में ही को ही तवज्जो दी जाए, क्योंकि उनको इंग्लिश समझने वाले लोग मिलेंगे तो ज़्यादा इजीली वो काम करा सकते हैं लोगों से। ठीक है, तो यहाँ लिखा है आफ्टर इंडिपेंडेंस स्वतंत्रता के बाद मेजर शिफ्ट फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी एट नेशनल लैंग्वेज। ठीक है, तो इंग्लिश से हिंदी की तरफ शिफ्ट हुआ। ठीक है, उसके बाद ऑफिशियल लैंग्वेज वाज टू बी हिंदी, ऑफिशियल लैंग्वेज क्या बना दिया गया, हिंदी में बना दिया गया। फिर इसमें लिखा है कि लगभग 15 सालों तक हिंदी ही आपकी ऑफिशियल लैंग्वेज रही। ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी रही बट साथ में इंग्लिश भी उसमें शामिल थी। ठीक है, इसमें एक और पॉइंट नोट करने लायक है, 1967 में 1967 में, ठीक है, इंग्लिश को एक स्पेशल स्टेटस का दर्जा दिया गया जिसको बोला गया एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज। ठीक है, ये कुछ चीज़ें मैं जब भी कुछ पढ़ती हूँ तो एक्स्ट्रा भी नोट कर लेती हूँ, तो मुझे लगा कि यहाँ पे मुझे इंक्लूड कर देना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे देखिए, व्हाट आर द रीजंस फॉर द कॉम्प्लेक्सिटी एंड सीरियसनेस ऑफ द लैंग्वेज। ठीक है, भाषा समस्या की जटिल एवं गंभीरता के कारण क्या है, तो यहाँ पे आर्थिक कारण है, इकोनॉमिकल रीजन, सोशल रीजन, कल्चरल रीजंस। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 इज राइट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 एक कथन है। ठीक है, कथन तो बहुत फेवरेट है इनके। वी हैव टू फॉर्म सच ए क्लास इन इंडिया विच इज़ इंडियन इन ब्लड एंड कलर बट इंग्लिश इन टेस्ट, थॉट्स, मॉरल आइडियाज़, इंटेलिजेंस। और डेफिनेटली अगर जिन लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर अच्छे से पढ़ा है कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन, वहाँ से ये क्वेश्चन है। बहुत ही फेमस कोट है, ये फेमस कोट दिया गया है मैकाले के द्वारा। ठीक है, और मैकाले का मिनट 1935 में आया था और उसमें मैकाले ने ये कोट कहा था और बहुत फेमस कोट है और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है। ठीक है, तो मैकाले मिनट जो आया 1835, तो मैकाले को ही मतलब ये बोला जाता है कि मैकाले जब भारत आए तो उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत की भारत में। ठीक है, और उन्होंने ये बात बोली कि भाई इंग्लिश ही पढ़ाएंगे और इंग्लिश ही सबसे अच्छी है। तो उनका मानना यह था कि इंग्लिश ही पढ़ाएंगे, बाकी जो भी उस समय संस्कृत पढ़ाया जाता था, पर्शियन पढ़ाया जाता था, उन्होंने बोला था कि हम सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश पढ़ाएंगे, बाकी जो रीजनल लैंग्वेज है उसको उन्होंने बिल्कुल प्रमुखता नहीं दी थी। इनकी एक थियरी भी है, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थियरी। ठीक है, आपने पढ़ा होगा, जिसमें उन्होंने बोला था एजुकेशन इज टू बी फिल्टर्ड टू द कॉमन पीपल ड्रॉप बाई ड्रॉप। तो इनका क्या था कि इनफैक्ट इंग्लिश पढ़ाने की अगर बात करें तो जो हायर लेवल जो उच्च वर्ग के लोग हैं, इनका ये था कि शुरुआत हम उच्च वर्ग के लोगों से करेंगे और उच्च वर्ग के लोगों को इंग्लिश सिखाएंगे ताकि वो हमारा यहाँ पे भारत में जो भी हमारा काम करना है उसमें वो हमारी हेल्प कर सके। और उसके बाद उच्च वर्ग की को ये जिम्मेदारी दे दी गई कि भाई वो नीचे वाले तबके को इंग्लिश सिखाएगा। तो बेसिकली डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थियरी मैकाले के द्वारा दी गई, उसका यही मतलब था। इंग्लिश इंट्रोड्यूस करने का सिर्फ और सिर्फ मैकाले का ये अर्थ था कि भाई ब्रिटिश को इंडिया में काम करना है, अगर इंडिया के लोगों को इंग्लिश बोलना आएगा, समझना आएगा, तो वो एज अ रिसोर्स वो यूज़ करना चाहते थे। भाई इंडिया में काम करना है तो समझना पड़ेगा ना लोगों को, तो वो अपने बेनिफिट के लिए वो चाहते थे। तो एक छोटी सी बात हो गई। ठीक है, मैकाले मिनट का प्रभाव बहुत बुरा पड़ा कि भाई रिच और रिच होता गया, पुअर और पुअर होता गया। बहुत डिटेल में आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मैकाले मिनट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, व्हेन डिड
रेयान निनगर ने द्विभाषा सूत्र की रचना कब की? 2 लैंग्वेज फार्मूला की बात इन्होंने कब की? ठीक है, 2 लैंग्वेज फार्मूला की बात इन्होंने 5 का ऑप्शन नंबर 2 इज राइट। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इज राइट, 1915 में। ठीक है, इन्होंने 2 लैंग्वेज फार्मूला की बात की। तो बेसिकली इनका ये था कि 2 लैंग्वेज फार्मूला में जो पहली लैंग्वेज की इन्होंने रिकमेंडेशन दिया रेयान निनगर ने 1915 में, कि जो पहली भाषा होगी वो प्रांतीय भाषा होगी, रीजनल भाषा होगी, और जो दूसरी लैंग्वेज होगी वो इंग्लिश होगी। ठीक है, ये बात उन्होंने की थी 1915 में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे देखिए, व्हेन वाज द सार्जेंट प्लान क्रिएटेड? ठीक है, सार्जेंट योजना कब निर्मित हुई? ऑप्शन नंबर 2 इज राइट, 1944 में। ठीक है, तो सार्जेंट प्लान कह सकते हैं, सार्जेंट कमीशन कह सकते हैं 1944 में। इसके जो सार्जेंट कमीशन थी, ठीक है, जिसमें सार्जेंट ने एक योजना बनाई, वो आपका 1944 में। ठीक है, पूरा नाम है सर जॉन सार्जेंट। ठीक है, ये मैं अपने नोट से पढ़ा रही हूँ, यूजीसी नेट का मेरे कुछ नोट्स हैं। ठीक है, तो मैंने बस प्रिपेयरिंग फॉर, तो धीरे धीरे बनाया, तो मैंने सोचा कि सिर्फ एमसीक्यू कवर करते हैं, थोड़ा बता देते हैं। तो सार्जेंट कमीशन ने सर जॉन सार्जेंट ने, उन्होंने क्या किया कि भारतीयों के लिए एक स्कीम बनाई। ठीक है, 1944 में, कि भारतीयों को शिक्षा देनी है उनको, उसके लिए एक स्कीम बनाई। उसमें उन्होंने प्राइमरी से लेकर यूनिवर्सिटी लेवल तक एक स्कीम बनाई। उसमें लिखा प्री बेसिक 3 से 6 साल, जूनियर बेसिक 6 से 10 साल, सीनियर बेसिक 11 से 14 साल। फिर उन्होंने बोला कि हाई स्कूल उसके बाद आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद यूनिवर्सिटी एजुकेशन आ जाएगा। इसमें एक इंपॉर्टेंट बात यह है, अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडिएट क्लासेस। उन्होंने इंटरमीडिएट की क्लास नहीं, मतलब अबॉलिश कर दी, भाई हाई स्कूल के बाद सीधे यूनिवर्सिटी। ठीक है, और इसमें काफ़ी सारी चीज़ें उन्होंने बात की कि टीचर्स के लिए हैंडसम सैलरी होनी चाहिए, और हैंडीकैप बच्चों के लिए भी अलग से स्पेशल स्कूल होने चाहिए। वोकेशनल एजुकेशन की उन्होंने बात की। ठीक है, उन्होंने सेंटर और प्रोविंस में एजुकेशन के सेंटर एंड डिपार्टमेंट्स खोलने की बात की। काफ़ी सारी बातें उन्होंने की। ठीक है, तो बेसिकली बहुत शॉर्ट में बात करें तो सार्जेंट योजना में सर सार्जेंट ने भारत के लोगों के लिए एक अलग सी शिक्षा से रिलेटेड एक योजना प्रस्तुत की। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, व्हेन वाज द डॉक्टर ताराचंद कमेटी अपॉइंटेड? ठीक है, इसका सही आंसर है 1948। ठीक है, 1948 में। तो 1948 में इट सजेस्टेड द मल्टीपर्पज़ टाइप ऑफ सेकेंडरी स्कूल। ठीक है, कई बार मल्टीपर्पज़ स्कूल्स की बात होती है, तो यहाँ पे स्पेशली मल्टीपर्पज़ स्कूल और मल्टीपर्पज़ में भी कौन से सेकेंडरी स्कूल्स की बात की है। ठीक है, तो ये सिर्फ ताराचंद कमेटी से रिलेटेड सिर्फ एक बात है, और अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, जैसे आपका मुदालियर कमीशन है, वो भी आपके सेकेंडरी माध्यमिक शिक्षा से रिलेटेड कमीशन है, तो कई बार ऑप्शन में आपको ताराचंद भी पूछ देता है, तो ताराचंद भी आपके माध्यमिक शिक्षा से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा, कई बार ऐसा क्वेश्चन आ जाता है और आपको लगता है हम तो मुदालियर पढ़े थे, हम तो सेकेंडरी माध्यमिक शिक्षा पे सिर्फ मुदालियर हमने आज तक पढ़ा है, हमने और समिति पढ़ी ही नहीं है। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर ताराचंद कमेटी की 1948 में आई थी। ठीक है, कई बार आपके ये भी पूछ सकता है, ये वो पहली कमेटी बताई माध्यमिक शिक्षा पे जो बनी थी, ऑप्शन में ताराचंद दे देगा, तो पहली कमेटी माध्यमिक शिक्षा पे ताराचंद समिति ही बनी थी। उसके बाद में जाके 1952 में मुदालियर कमेटी बनी थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है कि 16 जुलाई 1967 में who told in Lok Sabha that the government has in principle kept regional language as the medium of instruction at all level। ठीक है, यहाँ पे 1967 में बात हो रही है डॉक्टर त्रिगुण सेन की। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। तो यहाँ पे जो ये लोकसभा में डॉक्टर त्रिगुण सेन, तो 1967 में डॉक्टर त्रिगुण सेन वो यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन थे। ठीक है, उनको 1965 में पद्म भूषण भी मिला, और उन्होंने ये बताया कि भाई रीजनल लैंग्वेज है वो एज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन ऑल लेवल। ठीक है, ऑल लेवल मतलब सारी जो भी शिक्षा के स्टेजेस हैं, एजुकेशन के स्टेजेस हैं, हर लेवल पर उन्होंने बोला कि भाई जो रीजनल लैंग्वेज है उसको हम प्रमुखता देंगे और वो मीडियम रहेगा। ठीक है, ये एक बात उन्होंने की कब की? 16 जुलाई 1967 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं।
CABE का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। CABE का फुल फॉर्म है सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑन एजुकेशन। आपको लग रहा होगा कि मैं आंसर आप लोग को बता दे रही हूँ, बट क्योंकि टाइम नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। और मैं रात के 8 बजे कहीं और आकर के रिकॉर्ड कर रही हूँ। सेंट्रल CABE का फुल फॉर्म है सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑन एजुकेशन, ठीक है। और ये तो फुल फॉर्म हो गया, ठीक है, ठीक है। तो फुल फॉर्म इसका हो गया, ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे देखिए, CABE क्या है। ऑप्शन नंबर 1, भारत में शिक्षा का सबसे पुराना वैधानिक निकाय, भारत में शिक्षा का सैद्धांतिक निकाय। इसका ऑप्शन नंबर 1 सही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि जो आपका सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन है, इट इज़ एन एपेक्स एडवाइजरी बॉडी रिस्पॉन्सिबल फॉर एडवाइजिंग द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, ठीक है। तो ये एक सबसे पुराना वैधानिक बॉडी है और सबसे हाईएस्ट लेवल की बॉडी है, जो क्या करती है, सेंटर और स्टेट दोनों को ही शिक्षा के क्षेत्र में दोनों को ही एडवाइस करती है, ठीक है, अपनी चीज़ें उनको बताती है शिक्षा से जुड़ी हुई। यहाँ पे क्या है कि जो CABE है वो पहली बार इस्टेब्लिश कब हुआ, 1920 में इस्टेब्लिश हुआ, लेकिन बाद में फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से 1923 को इसको डिज़ोल्व, तो 1920 में CABE सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन की स्थापना हुई। उसके बाद 1923 में फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से इसको डिसॉल्व कर दिया गया, फिर से 1935 में इसको लाया गया। इट इज़ द हाईएस्ट एंड ओल्डेस्ट एडवाइजरी बॉडी फॉर द गवर्नमेंट इन द एजुकेशनल डोमेन। शिक्षा के क्षेत्र में ये सबसे पुरानी और सबसे उच्च दर्जे की हाईएस्ट लेवल की एडवाइजरी बॉडी है, ठीक है। अगर क्वेश्चन पूछता है कि CABE का जो फॉर्मेशन करना है उसका आइडिया सबसे पहले कौन आया, किसके द्वारा आया, तो कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन 1917 और 19, ठीक है, कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन जिसको सैडल कमीशन भी कहते हैं, वहाँ की तरफ से आइडिया आया कि भाई CABE जैसी कोई एक संस्था होनी चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये एक कथन है, हु हैज़ यूज्ड द 3 words ओपन लर्निंग, डिस्टेंस एजुकेशन एंड इंडिपेंडेंट स्टडी, ठीक है, इन हिज वर्क ऑन डिस्टेंस एजुकेशन। तो क्वेश्चन आगे आपका आएगा डिस्टेंस एजुकेशन से रिलेटेड कि किसने 3 शब्दों का यूज़ किया है, ओपन लर्निंग, मुक्त अधिगम, डिस्टेंस एजुकेशन, दूरस्थ शिक्षा एंड इंडिपेंडेंट स्टडी, स्वतंत्र अध्ययन। इसका ऑप्शन नंबर 1 सही है, वेदमियर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, हु यूज द टर्म ओपन लर्निंग फॉर डिस्टेंस एजुकेशन, ठीक है, ये भी तो यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर 4 इज राइट, ठीक है। तो यहाँ पे किसने दूरस्थ शिक्षा के लिए मुक्त अधिगम शब्द का प्रयोग किया था, तो सभी लोगों ने किया था। आगे बढ़ते हैं, दूरस्थ शिक्षा का प्रयोग कब हुआ था, ठीक है। तो दूरस्थ शिक्षा जिसको इंग्लिश में हम डिस्टेंस एजुकेशन कहते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 इज़ राइट, 1982 में, ठीक है, 1982 में। तो यहाँ पे कुछ बातें मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। 1982 में पहली ओपन यूनिवर्सिटी खोली गई जिसका नाम है डॉक्टर BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 1982 में। उसके बाद क्या हुआ, जो आपका इग्नू आया 1985, क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आया है कि इग्नू का इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, 1985 में। तो जब आप रिलेट करके पढ़ेंगे, जैसे मैंने अपने नोट्स में बिल्कुल हायरार्की में लिखा हुआ है, शुरू से शुरू किया 1982 से कि फिर दूरस्थ शिक्षा की जो पहली यूनिवर्सिटी भारत में खोली गई वो डॉक्टर BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी थी, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, 1985 में इग्नू आया। उसके बाद ठीक 6 साल के बाद 1991 में क्या हुआ, डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल की स्थापना की गई। इग्नू के द्वारा ही एक डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल की स्थापना की गई जो 1992 तक चली, ठीक है। उसके बाद लिखा है कि मई 2013 में इग्नू ने क्या किया, DEC जो डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल है उसको डिसॉल्व कर दिया। और उसके बाद क्या हुआ कि UGC ने क्या किया, जो डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो है DEB, एक नई मतलब चीज़ की स्थापना की जिसका नाम है DEB, डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो। 2013 में इसको इस्टेब्लिश किया गया UGC के द्वारा। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली है, ठीक है। तो अभी क्या है
कि अगर 2013 के बाद की बात की जाए कि भाई दूरस्थ शिक्षा के क्षेत्र में दूरस्थ शिक्षा से रिलेटेड कौन सी ऐसी बॉडी है जो इससे रिलेटेड चीज़ों को देखती है, ठीक है, तो उसका नाम है डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो, DEB, जो 2013 में आया। इस्टेब्लिश किसके द्वारा किया गया? UGC के द्वारा किया गया। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली, ठीक है। तो ये चीज़ें मैंने ऐड ऑन की हैं। जब आप स्टोरी के माध्यम से पढ़ते हैं तो चीज़ें लंबे समय तक याद रहती हैं और आप खुद के भी नोट्स बना के पढ़ते हैं। तो जैसे मैं बोल रही हूँ आप खुद से नोट्स बना सकते हैं। 1982 में आया, उसके बाद 1985 में इग्नू की स्थापना हुई, इस तरह से करके आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपका एक कथन है, सोशल मोबिलिटी से रिलेटेड है। सोशल मोबिलिटी इज द मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल और ग्रुप्स फ्रॉम वन सोशल स्ट्रेटम टू अनदर, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 इज राइट। तो यहाँ पे सोशल मोबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो आप इस कथन का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, एट प्रेजेंट 2 मेथड ऑफ एग्जामिनेशंस आर प्रेवलेंट विच आर। तो दोनों ही यहाँ पे सही हैं, जो आपके एक्सटर्नल एग्जाम्स होते हैं, इंटरनल एग्जाम्स होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपकी आ जाएंगी। तो आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। काफ़ी सारी चीज़ें मैंने यहाँ स्पेशली ऐड ऑन करके बताई। स्पेशली मुझे इसके लिए नोट्स भी बनाना पड़ा और अच्छा ही होता है, इस तरह से मैं पढ़ाती हूँ, मेरे नोट्स भी तैयार हो जाते हैं कुछ ना कुछ और अच्छा रहता है, ठीक है। आप भी इस तरह से पढ़ाई कर सकते हैं क्योंकि मेरा काम सिर्फ ये नहीं है कि मैं ऐसी चीज़ें बताऊँ जो सवाल एग्ज़ाम में आए और आपके अच्छे नंबर आए, क्योंकि मेरा काम ये है कि आपको इस तरह से पढ़ाना है, इस तरह से चीज़ों को बतानी है कि वो इसमें एग्ज़ाम में भी काम आए, आगे एमएड में भी काम आए, आगे इनफैक्ट शिक्षा के जुड़े हुए अगर क्षेत्र में फ्यूचर में आप टीचिंग फील्ड कहीं में भी आते हैं तो वहाँ पे चीज़ें आपको पता हों, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम डिस्कस करेंगे यूनिट, कौन सी यूनिट है, यूनिट 5, जो इस वीडियो सीरीज़ का पार्ट 8 होगा, ठीक है। तो बाकी सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस ऑलरेडी चैनल पे आ चुकी हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रही हूँ, उसको आप देखिए। पॉपुलेशन एजुकेशन की एक वीडियो बाकी है, उस पर अभी काम चल रहा है, वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, ठीक है। तो जिस तरह से कंटेंट बन जाता है जिस सब्जेक्ट का, तो उस पर काम करते हैं क्योंकि यहाँ पे काम करने वाले लोग कम हैं। इतने सारे सब्जेक्ट को अकेले मैनेज करना बहुत मुश्किल है, ठीक है। कॉलेजेस में अगर बात करें तो अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग प्रोफेसर्स होते हैं, ठीक है। कॉलेजेस की अगर बात करें तो अलग अलग प्रोफेसर्स होते हैं, बट यहाँ पे मैं कोशिश कर रही हूँ सारे सब्जेक्ट मुझे पढ़ाने हैं, तो थोड़ा सा टायरिंग भी प्रोसेस है। बीएड के सब्जेक्ट्स है तो आपके सब्जेक्ट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी हैं एक्चुअली। इसमें इतनी सारी चीज़ें हैं ना कि मतलब ये लगता है कि ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो छूट ही जाता है, और ये चीज़ें हैं। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि हमेशा डीप लर्निंग की आदत डालनी चाहिए, ठीक है। चलिए आप लोग का टाइम नहीं वेस्ट करते हैं ज़्यादा, डिस्कशन वगैरह एग्ज़ाम के बाद भी एक मेंबर ओनली लाइव सेशन लेकर के आप सभी की क्वेरीज़ को ले लिया जाएगा, ठीक है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जिन लोगों ने नोट्स बना के पढ़ा, थोड़ा सा मेरा आवाज़ गला ख़राब है तो हो सकता है कि मेरी आवाज़ में बहुत दम नहीं लग रहा हो आज, तो इसलिए प्लीज़ मैनेज करिए आप लोग। थैंक यू।